बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का लेक्चर हम डिटर्मिनेंट के इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एवेलुएट द डिटर्मिनेंट, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन और साथ उसको एवेलुएट करना, उसकी वैल्यू निकालना आपको समझाया था। वो लेक्चर अपलोड कर दिया गया, तो अगर किसी की क्लास मिस हो गई है, किसी ने नहीं अटेंड की क्लास, तो वो लेक्चर देख। अब हम चलते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करना है। तो एक्सपेंशन में जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो या बाई फर्स्ट कॉलम या सेकंड रो या थर्ड सेकंड कॉलम, किसी भी रो से किसी भी कॉलम से हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना सिखाया था। अब भी हम फर्स्ट रो से ही इसे एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट लिखें 706 172 325। एक चीज़ जो है डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन में यूजुअली ना, ये जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, चूँकि इनमें प्रोसेस ज़रा लंबा होता है, लेंथी होता है, तो कोई ना कोई छोटी मिस्टेक रह जाती है। अगर रह जाए तो अक्सर चांसेस होते हैं कि मिस्टेक रह जाती है, फिर आंसर भी गलत आ जाता है। लिहाजा आपने स्टेप सारे केयरफुली करने हैं। तो जब आप भाई फर्स्ट रो एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहला क्या काम करना है, ये एलिमेंट लिखना है और फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है जिसमें वो पड़ा हुआ है। अगर ये रो मैं छोड़ दूँ, ये कॉलम छोड़ दूँ, तो मेरे पास सिर्फ ये एंट्रीज आती हैं। वो आती है 7 2 और 2 5। फिर -0, और ज़ीरो के साथ तो जो कुछ भी आएगा वो मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो क्या होगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ के 1 2 3 5, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, +6, और उसके बाद आपने ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ देना है 1 7 3 2। ठीक है। जब आप बाई फर्स्ट रो एक्सपेंड करेंगे तो ये रो की एंट्रीज लिखनी है, पहला प्लस फिर माइनस, फिर ये फार्मूले का साइन है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। इसके बाद अगला स्टेप याद है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, वो बन जाएगा 35, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है 4, ये तो ज़ीरो हो गया, +6, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है 2, माइनस 7 3 और 21, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, जो आंसर यहाँ पे लिखा, जो आया यहाँ पे लिखा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, माइनस किया। अब ज़रा कैलकुलेटर्स पकड़ने हैं या मोबाइल, तो मुझे आपने कैलकुलेशन करवानी है। 7 इंटू क्या आ जाएगा 31, +6 इंटू -19, ये 7, और फिर यही आता है। ये चेक कर रहे हैं आप जी, ठीक है। 7 -4 रहेगा 3, और फिर 1 -1 0, 203 आता है 103, यानी 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आंसर आएगा 103। तो 103 इस डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया, 103। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन का ही है, लेकिन सिर्फ इसमें डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन नहीं करनी, बल्कि कुछ और कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें। कहता है जी, डिटर्मिन एक्स इफ डिटर्मिनेंट 250 x14 3 - 1 1 = 10। अगर ये डिटर्मिनेंट 10 के बराबर है, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। अब ऑब्वियसली इस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो कोई इक्वेशन बनेगी, तो एक्स की वैल्यू आएगी। तो इसको फिर उसी तरह ही आपने एक्सपेंड करना है भाई फर्स्ट रो। तो भाई फर्स्ट रो इसे जब एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है,
2, उसके बाद आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ देना, बाकी बचेगा 1 4 माइनस 1 1, 2 इंटू 1 4 माइनस 1 1, फिर माइनस साइन, ये मैंने 2 लिखा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के 1 4 माइनस 1 1, फिर मैंने 5 लिखना है और उसके बाद आपने ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ देना है, ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ के क्या आएगा x 4 3 1, ठीक है। मैं ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसे भाई फर्स्ट रो एक्सपेंड कर रहा हूँ। फर्स्ट रो एक्सपेंशन में क्या करना है, सबसे पहले ये एंट्री लिखी 2, फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया और ये एंट्रीज आई, फिर -5 ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया x 4 और 3 1, फिर प्लस करके 0 आना है और 0 के आगे लिखने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, जब उसने 0 से मल्टीप्लाई होना है जो कुछ भी होगा वो 0 बन जाएगा। राइट हैंड साइड पे किस क्या है, तो राइट हैंड साइड पे आपके पास आ गया 10। अब सिस्टमेटिकली डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन करके हम एक इक्वेशन बना रहे हैं जिसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करना है अभी सॉल्व, इसको इसके साथ मल्टी 2 तो रहेगा ना बाहर वैसे के वैसे ही, 1 इंटू 1 1, और फिर इसको इसके साथ -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा, फिर -5 x इंटू 1 और फिर 4 इंटू 3 और इज इक्वल टू 10। यह आ जाता है 2 इंटू 1 प्लस 4 -5 इंटू x माइनस 12 इज इक्वल टू 10। ये बन जाएगा 1 प्लस 4 5, 5 इंटू 2 10 आ गया, -5x प्लस 60 इज इक्वल टू 10। 1 प्लस 4 5 हो गया, 5 इंटू 10 आ गया, -5 को x से मल्टीप्लाई कराएं -5x आएगा, -5 को -12 से मल्टीप्लाई कराएं 60 आएगा। ये वाला जो 10 है इस 10 से क्या हो जाएगा, क्या रह गया आपके पास, -5x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5x, अगर आप नेगेटिव साइन चले कॉमन निकालें, -60 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन कॉमन निकालने का मतलब यही होगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। चूँकि राइट हैंड साइड पे 0 है तो नेगेटिव साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएं तो 0 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो क्या रह जाएगा आपके पास 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5x इज इक्वल टू 60, यहाँ से x इज इक्वल टू 60 और 5, यहाँ से x इज इक्वल टू 12। तो आपने देखा कि उसने एक इक्वेशन दी हुई थी जिसमें डिटर्मिनेंट था और आपसे कहा x की वैल्यू, ये नहीं कहा कि डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करें, उसने कहा जी x की वैल्यू फाइंड करें। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10 दिया हुआ था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 खुद दी हुई थी और x की वैल्यू फाइंड करनी थी कि x की किस वैल्यू के ऊपर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए बगैर तो हम ये कर नहीं सकते थे, हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया बाय फर्स्ट रो, वो सारे स्टेप्स आपके सामने कर दिए गए हैं। सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू क्या आ गई है 12। आप इस वैल्यू को 12 को इसमें पुट करें तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें तो आंसर 10 ही आएगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का डी पार्ट है, एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। तो जस्ट आपको मेथड जो है वो क्या कहना चाहिए कंफर्म करने के लिए कि डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेते हैं, बाकी इसके बाद अब जैसा भी डिटर्मिनेंट आएगा आप खुद करें। तो सबसे पहले 3 1 7 6 2 2 9 0 8 ये डिटर्मिनेंट है। अगर आप इसे बाई फर्स्ट रो एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले 3 लिखना है और फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, बाकी बचेगा 2 2 0 8, फिर -1
-1 ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, बाकी आ जाएगा 6298। फिर आखिर में 7 और ये रो और ये कॉलम छोड़ के 6290। आखिर में जब 7 लिखा तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 6290 रह गई। अब इसके बाद क्या करना है, 3 इसको मल्टीप्लाई कराना है इसके साथ, क्या आएगा 16, फिर माइनस करके इसको इसके साथ वो 0 हो जाएगा, -1, 6 को 8 के साथ 48, फिर माइनस करके 18 प्लस 7, 6 को 0 के साथ 0, इसको इसके साथ, इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 3 16 आर 48, ये भी, ये क्या बनेगा 30, और ये क्या बनेगा 18 को 7 से मल्टीप्लाई कराएं, चेक करें, और नेगेटिव साइन भी साथ आएगा, ये बना 48 -30 -126, नहीं सारा मिला के -108, क्योंकि यहाँ क्या रह जाना आपके पास, यहाँ रह जाना है 18 प्लस का और -126। तो अब ये कैलकुलेशन सही है, चेक कर लें ज़रा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का ई पार्ट है A1 2 3 B5 1 2 C। इसमें A B C डायगनली इन्वॉल्व हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर आप बाई फर्स्ट रो एक्सपेंड करें, सबसे पहले आप A लिखेंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ के B5 2 C -1, ये रो और ये कॉलम छोड़ के 3 5 1 C, फिर प्लस ये रो और ये कॉलम, पहले आखिर में 2 लिखना है, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ के 3B और 1 2, 3B और 1 2। ये स्टेप्स में आपको ज़रा रिवाइज कर दूं कि आपने क्या लिखा है। सबसे पहले A, ये वाला A, और ये रो और ये कॉलम छोड़ के क्या आएगा आपके पास B5 और 2C, फिर -1, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ के 3 5 1C, फिर +2, ये रो और ये कॉलम छोड़ के क्या आएगा 3B और 1 2। ठीक है, और अब आप ज़रा इसको एक्सपेंड करते हैं, B को C से मल्टीप्लाई कराना है, क्या आना है BC, और इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है -10, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई कराना है C के साथ 3C -5 +2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं 6 और -B। अब ज़रा मल्टीप्लिकेशन इसकी कर लेते हैं, जो भी आपके पास ये रिज़ल्ट आया है इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा ABC -10A -3C +5 +12 -2B। तो बस ज़रा तरतीब चेंज कर दें, ABC, और इसमें A तो वो तो नहीं आया, -2B -3C, तो ये +12 +5 17 -10, ये इसका आंसर है जी। ए के साथ करना था, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी इसमें करेक्शन कर लें। ये यहाँ पे -10A भी है, -10A और फिर -3C। तो अब ये ज़रा इसको आंसर को रीराइट कर लें,
सबसे पहले आ गया ए बी सी -10a -2b -3c 12 + 5 17। तो ये जो मैं आपको कह रहा था कि गलती हो जाती है वो आप देखें आपके सामने हो गई थी कि जब हमने ए को इससे मल्टीप्लाई कराया तो ए बी सी लिखा, ए को 10 से मल्टीप्लाई नहीं कराया तो वो मिस्टेक थी। ए को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10a आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का एफ पार्ट है t+1 2 -1 6 t2 7 3 t+2। अगर आप मेथड आपको आ गया है और अगर आप उसकी एक्सपेंशन इसके मेरिट पे करते जाएं और कैलकुलेशन सही करते जाएं और कोई मिस्टेक ना करें जैसे कि अभी हमने यहाँ पे की थी, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाना चाहिए। तो इसको जब आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले t+1 और उसके बाद क्या करेंगे? ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ के आ जाएगा t2 3t+2, फिर -2, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दें 6 2 7 t+2, फिर आना प्लस है लेकिन वो -1 पड़ा हुआ है ना, प्लस है आना क्या है? -1। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ के 6 t 7 3। यहाँ तक समझ आ गई सबको जी? यानी आखिर में -1 आया तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया 6 t और 7 3, 6 t और 7 3 जी। अब ज़रा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। t+1 t को इससे मल्टीप्लाई कराएं t इंटू और फिर 2 को इससे कराएं -6 -2। हाँ जी, 6 को मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ? t+2 के साथ। फिर -2 को 7 से -14 हो जाएगा, -1 ये क्या आ जाएगा? 6 इंटू 3 18 -70। ये आपने पहले इसको कराना है और फिर इसको कराना है। ये आ जाएगा t+1 इंटू t² + 2t -6 -2 6t, 6 को t से मल्टीप्लाई करें 60, 6 को 2 से करें 12 -14 और ये -1 को आप मल्टीप्लाई करा ही दें और तो कुछ स्टेप नहीं रह गया। -1 को आप मल्टीप्लाई कराएं 18 के साथ -18 + 70, ठीक है। अब ये ज़रा सिंप्लीफिकेशन कर लें। t को पहले इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, t इंटू t² + 2t -6, फिर +1 को इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं t² + 2t -6। इसके बाद -2 को इससे मल्टीप्लाई कराएं -12t और ये वैसे देख लें 12 - 14 क्या होगा? -2 को जब -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे +4 -18 + 70। अब जब मैं t को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा t² है तो ये बन जाएगा t³। t को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 2t², t को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा -6t प्लस t² 2t -6। अब ये -12t +4 और ये -14 नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब ज़रा अरेंज कर लें t³ जी, ये देख लें सबसे पहले t³, उसके बाद 2t² और t², 3t² हो जाएगा, फिर -6t और +2t -4t और फिर -16t और फिर -9t। क्या क्या रह गया अब? -6 और -14 -20। अब ये आपके पास आ गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में t³ + 3t² -9t -20। तो अब
डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने तो आपको आ गए हैं कि भी नहीं आए? अब जैसा भी डिटर्मिनेंट आए 3/3 का, वो तो आप बड़ी आसानी से एक्सपेंड कर लो। इवन 2/2 का भी आए तब भी एक्सपेंड हो जाएगा, 2/2 का तो मसला ही कोई नहीं। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? 3/3 का बड़े आसानी से आपको आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर सकते हैं। वैसे 2/2 का भी डिटर्मिनेंट एक्सपेंड हो सकता है, वो तो आसान है। ये 2/2 के तो एक्सपेंड हुए थे, ये 2/2 का आंसर ये आया हुआ है, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट भी एक्सपेंड हो गया, 3/3 के भी आपने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, जिसमें 2/2 का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल दिया हुआ है, k + 4 5 -1 k - 2 0 के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू, आगे ब्रैकेट में लिखा है s, वैल्यूज, यानी अगर एक वैल्यू आएगी तो वैल्यू, अगर एक से ज़्यादा आएगी तो वैल्यूज। तो इसलिए उसने ब्रैकेट में डाल दिया s, प्लूरल जो है वो उसने ब्रैकेट में डाल दिया कि अगर एक से ज़्यादा आएंगी तो। ऑफ के की वैल्यूज हमने मालूम करनी है। 2/2 का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल दिया हुआ है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑब्वियसली इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे हम, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के 2017 के क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है। तो सोल्यूशन इसलिए आसान है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ 2/2 का है, k + 4 5 -1 k - 2 = 0। इसको जब एक्सपेंड करना है तो कैसे करना है, इसके साथ और फिर इसके साथ। पहले आप k + 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, फिर माइनस करके 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, और राइट हैंड साइड पे 0 तो लगा ही रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई कराने का मतलब है, पहले आप k को मल्टीप्लाई करा रहे हैं k - 2 के साथ, फिर +4 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं k - 2 के साथ। क्या किया मैंने, k को मल्टीप्लाई कराया k - 2 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई कराया k माइनस माइनस प्लस = 0। इसको मल्टीप्लाई कराएं क्या आता है, -2 के k² - 2 के +4 के -8 +5 = ये बना k² -2 के +4 के, और ये -3 = 0। ये कौन सी इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व करनी आ गई हुई है कि नहीं। फैक्टराइजेशन करें शाबाश, क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स, नहीं बन रहे। मेरा ख्याल है 3 और 1 बन तो रहे हैं, +3 के -3 = 0। ये 3 और -1 फैक्टर ही बन रहे हैं इसके। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3 आएगा, और 3 में से -1 करें तो 2 आ जाता है। तो यहाँ से k कॉमन लेने के बाद k + 3 -1 कॉमन लेने से k + 3 = 0। उसके बाद k + 3 दोनों में से कॉमन लें तो यहाँ रह जाएगा k - 1 × k + 3 = 0। यहाँ आ जाएगा k - 1 = 0 और k + 3 = 0। तो एक k की वैल्यू 1 आ गई, और एक k की वैल्यू -3, k की वैल्यू 1, k की वैल्यू -3। डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल दिया हुआ था, k की वैल्यूज फाइंड करनी थी। अब अगर ये क्वेश्चन चेंज कर दे तो क्या आप नहीं कर सकेंगे, तो फिर तो जो मर्जी वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज करे, आपको सिर्फ वर्किंग आनी चाहिए। नेक्स्ट 8th पार्ट है, डिटर्मिन x इफ 5 2x 0। डिटर्मिनेंट है 5 2x 0 1x 4 -1 3 1 = -30। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ -30 के इक्वल, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी। तो जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे, इसमें भी आपने डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन करनी है। राइट हैंड साइड पे -30 रहेगा, एक्सपेंशन करके जो भी आंसर आएगा वो इक्वेशन बन जाएगी, और वहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5 2x 0
1x4 -1 3 1, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है कि इसके इक्वल है -30 के। इसकी एक्सपेंशन करते हैं बाई फर्स्ट रो। बाई फर्स्ट रो में आप 5 लिखेंगे और ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के x और 4, 3 और 1, फिर -2x, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे 1 4 -1 1, और फिर प्लस करके ज़ीरो लिखना है तो वो तो आगे जो कुछ भी आएगा उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो एक दफ़ा फिर देख लें कि क्या किया हमने, यानी 5 लिखा फर्स्ट रो की वजह से, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, 5 लिखा, फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया x4 और 3 1, फिर -2x लिखा और ये रो और ये कॉलम छोड़ के 1 4 -1 1, फिर प्लस करके ज़ीरो, और राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास -30। ये तो इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन हुई। अब ये 2/2 के जो डिटर्मिनेंट्स आए हुए हैं इनकी एक्सपेंशन कैसे करनी है? इसको जब x को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे x आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 12 आ जाएगा, -2x, फिर इस 1 को 1 से कराएंगे 1, और माइनस करके 4 को -1 से हमने मल्टीप्लाई कराना है, इज इक्वल टू -30। ये आ गया मल्टीप्लाई करने, अब इसको ये आ गया 5x -60, ये बन गया -2x 1 + 4, और वो -30 इधर ले आए तो +30 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ गया 5x -60 -2x इंटू 5 +30 इज इक्वल टू 0। ये बन गया 5x, ये ये 2x और ये 5 -10x लिख लेते हैं, और -60 और +30 -30 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात? बोला क्या किया? ये 5x, ये -2 इंटू 5 -10x, -60 +30 -30, इधर से आपके पास आ गया -5x -30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -5 कॉमन ले लें, x + 30 इज इक्वल टू 0। -5 कॉमन आ गया, बाकी रह गया x + 30। फिर x + 30 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -30 की। नेगेटिव साइन मैंने कॉमन लिया था, बल्कि ये ज़रा गलती हो गई है, ज़रा चेक करें, ये फिर ब्लंडर हुई है कि जब आपने -5 कॉमन लिया तो ये 30 नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा 6। -5 कॉमन लेने का मतलब है कि आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये रह जाएगा माइनस भी कॉमन आ गया और 6 रह जाएगा, यहाँ भी 6, और फिर आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू -6। तो मैंने आपसे कहा था कि आप जब वर्किंग करते हैं तो केयरफुली करनी है। आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो वो गलती अगर आप पहले ध्यान से नहीं करेंगे स्टेप्स तो फिर प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट हम एक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट का माइनर से क्या मुराद है? पहले ये ज़हन में रखें कि माइनर हमेशा जब आप लेंगे तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट का माइनर होगा, यानी पहले से मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होनी ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स याद है ना कौन सी थी? जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। कोई आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, उसके किसी एलिमेंट की माइनर होगी, और वो क्या है वो ज़रा देखते हैं। उसकी पहले डेफिनेशन कर लें। लेट ए आई जे बी a square matrix then the minor of
an element Aij is denoted by Mij and is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column। क्या डेफिनेशन है कि अगर किसी एलिमेंट की हमने माइनर मालूम करनी है तो वो एलिमेंट ज़ाहिर बात है किसी मैट्रिक्स का होगा, और फिर उसमें वो मैट्रिक्स का जिसका एलिमेंट ले रहे हैं मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर नहीं होगा। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसके किसी एलिमेंट की माइनर नहीं हम निकालेंगे, मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। उसकी रीज़न है कि माइनर की डेफिनेशन में अगर आप गौर करें तो ये डिटर्मिनेंट हासिल होता है। ith रो और jth कॉलम को डिलीट करके बाकी जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो माइनर है। तो माइनर तो हो, जो डिटर्मिनेंट है वो तो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगी तो फिर उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा, माइनर नहीं निकलेगी। तो अब इसको समझने के लिए ज़रा एक मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। आप अपनी मर्जी से स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें। ये एक आप मैट्रिक्स ले रहे हैं, बताएं अपनी मर्जी से 1 2 3 और 5 6 7 फिर 8 9 10। ये मैट्रिक्स आपने ए ली है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके किसी भी एलिमेंट का माइनर लिया जा सकता है, किसी भी एलिमेंट की माइनर ली जा सकती है। बताएं किस एलिमेंट की माइनर लेनी, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। तो इस मैट्रिक्स के 9 एलिमेंट्स की माइनर्स आएंगी, 9 माइनर्स आ सकती हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की। आप किसी एक एलिमेंट की माइनर बताएं ताकि मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कराऊं कि वो क्या कह रहा है जी। 2 की, 2 किस रो में और किस कॉलम में पड़ा हुआ है जी? फर्स्ट रो। तो इसकी जो माइनर आएगी वो आएगी M12, ऐसे ही है ना? ये माइनर आप किसकी ले रहे हैं? इस एलिमेंट की। इस एलिमेंट की माइनर यानी हमने माइनर डिफाइन किया है ए आई जे की। आई किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रो को। और जे किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम को। आप माइनर ले रहे हैं इस 2 की। इसका देखना पड़ेगा ये किस रो में किस कॉलम में पड़ा हुआ है। फर्स्ट रो में। तो आप माइनर बेसिकली किसकी ले रहे हैं? A12। और A12 की माइनर जो है वो M12 से आएगी, डिनोट करेंगे। लिखा हुआ यहाँ पे AIJ की माइनर किससे डिनोट की जाती है? MIJ से। हमें पता चल गया कि ये यानी आप लेना चाह रहे हैं माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2। ये किस रो का एलिमेंट है? सेकंड रो नहीं, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है ना? ये एलिमेंट जो है एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड सेकंड, ठीक है? ith रो और jth कॉलम जो कहते थे ना आप, ith कौन सी है? फर्स्ट रो। और jth कॉलम कौन सा है? सेकंड कॉलम। तो इस एलिमेंट की माइनर ऑब्वियसली फिर किससे डिनोट की जाएगी? M12 से। आगे चलते हैं। वो कहता करना ये है कि जिस रो और जिस कॉलम में वो पड़ा हुआ है ना उसको डिलीट करके बाकी डिटर्मिनेंट ले लेना। इस रो में और इस कॉलम में पड़ा हुआ है छोड़ देना, बाकी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? ये रो ये कॉलम, 5 7 8 10। समझ आया? माइनर की डेफिनेशन को और करें, क्या कह रहा था?
minor of an element aij is the determinant obtained by deleting ith row and jth column. ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बचती है मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट। तो अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कराना है 50, माइनस 7 को 8 से मल्टीप्लाई कराना है, तो किसके बराबर आ गया जी? आप कुछ क्या कह रहे थे? ये तो आपको समझाने के लिए कहा ना कि माइनर की डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, वो समझाया आपको कि जिस एलिमेंट की आपने माइनर लेनी है वो जिस रो और कॉलम में पड़ा हुआ वो छोड़ देना, बाकी का डिटर्मिनेंट ले लेना। ठीक है, आप किसी और एलिमेंट की माइनर लें, 7 की ले लें, तो वो बताएं वो किस तरह आएगी? माइनर ऑफ 7 जो है ये है एलिमेंट इन द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, यानी क्या बनता है वो A23, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट A23 आता है ना, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो माइनर फिर क्या होगी? M23 कैसे हासिल होगी कि ये सेकंड रो छोड़ दी जाएगी और थर्ड कॉलम छोड़ दिया जाएगा, 1289 आएगा, 1289, 1 को 9 से मल्टीप्लाई कराएं 9 आ जाता है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आया इसका माइनर? समझ आ रही? तो हमने दो एलिमेंट्स की माइनर्स मालूम कर ली, आपको समझ भी आ गई कि माइनर से क्या मुराद है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट से क्या मुराद है? नेक्स्ट डेफिनेशन है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। उसी तरह की इसकी डेफिनेशन है द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij of a square matrix is denoted by Cij or Aij and is defined as Cij is equal to minus 1 raised to power I plus j Mij, where Mij is the minor of Aij। तो कोफैक्टर को डिफाइन करते वक्त माइनर की डेफिनेशन की जरूरत पड़ रही है, यानी हमें माइनर ही मालूम करना है और उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई करानी है। वो क्या करानी है? माइनस 1 की पावर I प्लस जे। पिछली एग्जांपल जो हमने की है उसमें इसी मैट्रिक्स में, अगर इसी मैट्रिक्स ए में अगर हम C12 मालूम करना चाहते हैं तो क्या होगा? C12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 M12। नहीं समझ आई? ये फार्मूला है ना, यही तो बता रहा हूँ, ये कोफैक्टर का फार्मूला। कोफैक्टर इंटरलिंक्ड है किसके साथ? माइनर के साथ। जब आपने कोफैक्टर लेना है Cij तो उसमें आपने माइनर को मल्टीप्लाई कराना है माइनस 1 की पावर I प्लस जे के साथ, यानी जितनी भी रो में जितने कॉलम में पड़ा हुआ है उनको ऐड करके माइनस 1 की पावर लेनी है।
अब -1 की पावर जब आप लेंगे तो उसका आंसर या -1 आएगा या +1 आएगा। ये डिपेंड करेगा कि i + j क्या बनता है। i + j अगर इवन नंबर बना तो -1 की पावर इवन नंबर वो +1 हो जाएगी। इवन नंबर से क्या मुराद है, 2 बन जाए, 4 बन जाए, 6 बन जाए, तो -1 की पावर 2 1 हो जाएगा। अगर ये ऑड नंबर बना, i + j अगर ऑड हुआ तो फिर -1 की पावर i + j नेगेटिव साइन आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ऑड नंबर -i + j 3 बन जाता है, 5 बन जाता है, 7 बन जाता है। तो को फैक्टर का माइनर का डिफरेंस सिर्फ क्या होगा, कुछ केसेस में सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस होगा, कुछ केसेस में को फैक्टर माइनर के बराबर होगा। जब इसने +1 आ जाना है तो फिर इसमें और उसमें तो कोई फर्क नहीं रहना। अगर इसमें +1 आ जाना है तो फिर ये इसके बराबर होगा, और अगर इसमें -1 आना है तो फिर ये और इसमें क्या फ़र्क रहेगा, सिर्फ नेगेटिव साइन का। तो अब C12 जो है वो किस का मैं को फैक्टर मालूम कर रहा हूँ, जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। तो फार्मूले के मुताबिक मैंने यहाँ पे i की जगह 1 और j की जगह 2 लिखा, तो मुझे -1 की पावर i की जगह 1 और j की जगह 2 लिखना है, और आगे क्या लिखना है, M12। अब ये आ गया -1 की पावर 3 और M12 की वैल्यू मालूम की जा चुकी है। ये है M12 की वैल्यू, किसके बराबर है, -6 के। -1 की पावर 3 माइनस आ जाएगा और ये -6, तो आंसर क्या आ गया, 6। तो मैंने अभी कहा था कि अगर i + j का आंसर ऑड नंबर हुआ तो सिर्फ साइन का फ़र्क होगा माइनर में और को फैक्टर में। ये आगे इस्तेमाल होने हैं डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की इन्वर्स मालूम करने में भी। नेक्स्ट है जी M23 मालूम किया हुआ है, तो C23 मालूम कर रहे हैं। C23 किसका को फैक्टर होगा, जो एलिमेंट सेकंड रो और थर्ड कॉलम में पड़ा हुआ वो कौन सा है, तो ये 7 का को फैक्टर आ रहा है। तो फार्मूले के मुताबिक इसने क्या बनना है, -1 की पावर 2 + 3 और साथ M23, -1 की पावर 2 + 3 5, M23 ऑलरेडी क्या मालूम किया हुआ है, -7। ये बन गया -1 × -7, ठीक है। तो इस केस में तो आपको पता चल गया कि चूंकि i + j ऑड नंबर बन रहा है, तो माइनर में और को फैक्टर में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो माइनर की डेफिनेशन भी समझ आ गई आपको, को फैक्टर की भी आ गई। अब चूंकि आपने माइनर ऑफ एन एलिमेंट और को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ लिया है, तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स हम पढ़ लेते हैं। चूँकि एडजॉइंट में को फैक्टर्स इन्वॉल्व होने हैं, तो इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लें कि किस तरह से एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स हम मालूम करेंगे। लेट्स सपोज के एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि याद रखें कि जब भी माइनर का या को फैक्टर का जिक्र आएगा किसी एलिमेंट के, तो आपको फ़ौरन तौर पर समझ जाना चाहिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ठीक है। तो ए आपने स्क्वायर मैट्रिक्स ली, देन इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एंड इज defined as adjoint of A is equal to C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C3 ट्रांसपोज। अब इसको समझना है कि ये क्या कर रहे हैं।
ये जो मैट्रिक्स ए है इसको आप 3/3 की कर लें ताकि आगे समझ आ जाए। ये मैट्रिक्स ए जो है 3/3 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए 3/3 की जो मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स किस किस्म के हैं? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। कौन से एलिमेंट्स हैं ये 9 एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स ए में। 3/3 की मैंने मैट्रिक्स ली है। ये C11 से क्या मुराद है बता सकते हैं आप? ना, ये इसका को फैक्टर है। अभी पढ़ा हमने बड़ी मुश्किल से। ये इस एलिमेंट का को फैक्टर है। कैसे निकला है? ये देखो फार्मूला, यानी ये C11 निकालने से पहले हमें माइनर निकालनी पड़ी होगी M11, और फिर उसको मल्टीप्लाई कराना पड़ा होगा -1 की पावर 1 + 1 से। तो क्या किया हमने, ये A11 का को फैक्टर है। ये क्या है? C12 क्या है? भाई आप उसी तरह बताओ ना मुझे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये C11 जो है A11 का को फैक्टर है। C12 क्या है? इसी तरह C13। तो क्या किया है? किया ये है कि ये जो 9 एलिमेंट्स हैं इन सब के को फैक्टर्स मालूम किए। फिर वो जो को फैक्टर्स आए हैं उनको उठा के जहां जहां जिस एलिमेंट पड़ा हुआ था वहां रख दिया। एलिमेंट की जगह उसका को फैक्टर रख दिया। यहां A11 पड़ा हुआ था, उसका को फैक्टर मालूम करके उसी की जगह पे रख दिया। यहां A12 पड़ा हुआ है, उसका को फैक्टर C12 मालूम करके उसी की जगह पे रख दिया। A13 पड़ा हुआ है, उसका को फैक्टर मालूम करके उसी की जगह रख दिया C13। समझ आ गई सबको? 9 को फैक्टर्स मालूम करने के बाद, जैसे यहाँ पे 2 आए थे ना 6 और 7, इनको मैट्रिक्स में उन एलिमेंट्स की जगह रख दिया जाए। 9 को फैक्टर्स मालूम किए और उनको उनकी जगह पे रख दिया। उसके बाद उसकी ट्रांसपोज लेनी है। ट्रांसपोज याद है क्या थी? ये जो रोज हैं कॉलम में तब्दील हो जाएंगी। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। क्या किए हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। ये एडजॉइंट। क्या समझ आई? 9 एलिमेंट्स हैं, 9 के कोफैक्टर्स मालूम किए, उनकी जगह पे रखा, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसपोज ली। तो ये जो नई मैट्रिक्स आएगी ये पुरानी मैट्रिक्स का क्या कहलाएगी? एडजॉइंट। अब एडजॉइंट की डेफिनेशन आपको समझ आ गई है, इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। इससे पहले आप इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स देखें कि कैसे फाइंड किया करेंगे बाय एडजॉइंट मेथड। उसका फार्मूला है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। ये मैट्रिक्स की इनवर्स का फार्मूला होगा। इससे ये पता चलता है कि चूंकि मैट्रिक्स की इनवर्स निकालने के लिए उसके एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ता है, और अगर कहीं डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो फिर मैट्रिक्स की इनवर्स नहीं मालूम होगी। 0 नहीं हो जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। 0 हो जाने का मसला नहीं था, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए था। समझा रही है कि किसी मैट्रिक्स की इनवर्स फिर नहीं निकल सकेगी। कब? अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 हुआ। लिहाजा फार्मूले में आप साथ फिर ये लिख देंगे, प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से हम मैट्रिक्स की इनवर्स मालूम करेंगे बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट में क्या किया?
जितने एलिमेंट्स पड़े हुए थे उनके को फैक्टर्स मालूम करके उनको उनकी जगह पे रख के फिर ट्रांसपोज ले ली। डिटर्मिनेंट मालूम करना भी सीख लिया हुआ है। जब एडजॉइंट आ जाए तो उसकी डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें तो इनवर्स मालूम हो जाएगी। तो आज आप यहाँ तक ही रहने दें। आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं, जिसमें आपको हमने को फैक्टर्स मालूम करने सीख लिए हैं और अब एडजॉइंट मालूम करना भी सीख लिया है कि एडजॉइंट कैसे करना है। मॉड पहले ही हम डिटर्मिनेंट निकालना पहले ही सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैट्रिक्स की इनवर्स निकालना हम सीखेंगे।